मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यानी कि आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को निकालते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी अरेंजमेंट है दो कंडक्टर की जो कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखते हैं, सेपरेटेड होते हैं कुछ डिस्टेंस के साथ, और वो क्या कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को वो स्टोर कर सकते हैं। अब कैपेसिटर होगा कितनी तरह का, एक आप लोग कैपेसिटर स्टडी करोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक हम स्टडी करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर को, और एक कैपेसिटर हमारा रहेगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हमारे सिलेबस में हम लोग बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या कि हम दो मेटालिक प्लेट्स लेते हैं, एक मेटालिक प्लेट कैसी रहेगी, इंसुलेटिंग, और दूसरी मेटालिक प्लेट क्या है, अर्थिड है। और जो ऐसी अरेंजमेंट आप लोगों के पास ये वाली अरेंजमेंट कहलाती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओरिजिनली जो आपका कैपेसिटर का सिंबल है हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं, दो मेटालिक प्लेट लेंगे और उनको ऐसे दिखा देंगे, तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर का सिंबल रहेगा। ऐसे कोई भी अगर आपको सिंबल दिखाई दे तो डेट इज द सिंबल ऑफ ए कैपेसिटर। और ये ज्यादातर फिक्स्ड कैपेसिटी का कैपेसिटर है आपके पास, फिक्स्ड कैपेसिटेंस कैपेसिटर सिंबल है ये आपका। और वेरिएबल कैपेसिटेंस कैपेसिटर आपके पास क्या रहेगा कि हम वहां इस तरीके से एरो डाल देते हैं, तो ये आपके पास वेरिएबल कैपेसिटेंस कैपेसिटी का जो या कैपेसिटी का जो कैपेसिटर है वो हम लोगों के पास यहाँ हो जाएगा। तो जनरली हम लोग कैपेसिटर का सिंबल इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस के लिए, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए हम लोग कैपेसिटर के सिंबल की बात करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे दो मेटालिक प्लेट। एक प्लेट आपकी कैसी है, इंसुलेटिंग मेटालिक प्लेट है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं ये आपके पास मेटालिक प्लेट ए है, इसके ऊपर है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही हम लोग अनदर मेटालिक प्लेट कंसीडर करेंगे, मेटालिक प्लेट बी। ये आपकी अर्थिड मेटालिक प्लेट है, इसकी दूसरी साइड हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे कि आपको प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर के अंदर बताया गया था कि इंडक्शन होगा, यहाँ इंडक्शन के कारण नियर एंड पे नेगेटिव चार्ज आना था, फार्दर एंड पे पॉजिटिव चार्ज। और फिर क्या होता है कि इस ए का पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फिर हम इसकी दूसरी साइड को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस कारण लार्ज पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो फिर से हम इस पे जो ए पे चार्ज को सप्लाई करेंगे ए के पोटेंशियल को मैक्सिमम करने के लिए, ऐसा आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो यानी कि बी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटालिक प्लेट बी। तो मेटालिक प्लेट ए आपकी कैसी है, इंसुलेटिंग है, मेटालिक प्लेट बी जो है आपकी वो कैसी है, अर्थिड है। और देखिए आप लोगों ने एक टॉपिक स्टडी किया था गॉस एप्लीकेशंस के अंदर, जब दो मेटालिक शीट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती हैं कुछ डिस्टेंस के साथ, और एक पे पॉजिटिव चार्ज रखें एक पे नेगेटिव चार्ज रखें, तो आप लोगों को ये बताया गया था कि जो फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वहां वो आता है कितना, 0। ऐसे ही थर्ड रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा 0। और जो हमारा सेकंड रीजन के अंदर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को बताया गया था, सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को बताया गया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हम लोगों के पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसके इक्वल आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा यहाँ क्या है, आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और सिग्मा हम लोग लिखते हैं किसके इक्वल, चार्ज बाय सरफेस एरिया, या एरिया ऑफ द प्लेट बोलेंगे इसको। और जो एरिया ऑफ द प्लेट आपके पास वो कितना है, ए है। और आप लोगों को पता है यहाँ से जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी है, सिग्मा इनटू में ए है।
तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि गॉस की एक एप्लीकेशन हम लोगों ने स्टडी की थी, जो कि लास्ट एप्लीकेशन थी गॉस की। उस एप्लीकेशन में बताया गया था कि फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो आता है, थर्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो आता है, और सेकंड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना रहेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा। हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों मेटालिक प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेटालिक प्लेट्स। तो d क्या है, यहाँ मेटालिक प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है। तो आप देखिए हम लोगों ने स्टडी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। और ऐसे हमारे पास एक रिलेशन आई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E हम लोगों के पास वो dV बाई dr, मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने यहाँ इसको लिखा है इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। और जैसे ही आप इंटीग्रेशन को कंप्लीट करोगे यहाँ से V का जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाता है E इंटू में R के इक्वल। R क्या है, डिस्टेंस, और यहाँ हमारे पास डिस्टेंस हम लोगों ने क्या माना है, D को डिस्टेंस माना है। अब हम लोग किसको निकालना चाहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना चाहेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेटालिक प्लेट्स के बीच में जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है प्लेट्स के बीच में, E यहाँ किसके इक्वल है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। और सिग्मा यहाँ आपका किसके बराबर है, चार्ज बाय एरिया के बराबर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा क्या, बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ जो ये वाली प्लेट है आपकी मेटालिक प्लेट B, ये किससे कनेक्ट है, अर्थ से कनेक्टेड है, यानी कि अर्थड है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना हुआ, जीरो। अब जो V पोटेंशियल आपका वो कहाँ है, इसके ऊपर है। तो इन दो मेटालिक प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो V आ जाता है, और V का जो रिजल्ट होगा हम लोगों के पास वो E की प्रोडक्ट डिस्टेंस के साथ, और डिस्टेंस यहाँ प्लेट्स के बीच में क्या लेंगे हम लोग, D डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में हम लोगों के पास हम लिखते हैं E इंटू में D के इक्वल। मैं E की वैल्यू लिखूंगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, तो रिजल्ट आ जाता है Q बाई, यहाँ E की वैल्यू लिख रहे हैं हम, और Q D बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्ट आ जाता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी के बारे में। तो कैपेसिटी या जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटी का हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला है कि कैपेसिटी हम लोग लिखते हैं चार्ज बाय पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे कैपेसिटी, और देखिए ये कैपेसिटी आप कब निकाल रहे हो, ये कैपेसिटी हम निकालते हैं जब हम लोगों ने यहाँ मीडियम मानेंगे वैक्यूम को, एयर को, या फ्री स्पेस यहाँ इन के बीच में हम क्या मानते हैं, मीडियम मानते हैं। तो कैपेसिटी आपकी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एयर के केस में मैंने लिख दिया है। तो सी एयर आप लोगों के पास किसके बराबर है, ये Q बाई V के बराबर। और आप यहाँ से ये वाली V की वैल्यू लिखोगे, यहाँ लिख दोगे इसके अंदर V की वैल्यू को, तो ये रिजल्ट हो जाएगा हम लोगों के पास Q D बाई A एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहाँ क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों के पास रिजल्ट आ जाता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये कैपेसिटी आ जाती है जब हम लोगों ने मीडियम क्या माना है, एयर माना है। अगर यहाँ कोई मीडियम होता जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं, अगर आप लोग यहाँ मीडियम मानते विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K, तो देखिए हम लोगों ने निकाला हुआ है जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रिजल्ट था कैपिटल K, ये आता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। और आप लोगों को बताया जाता है कि उस टाइम पे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेटालिक प्लेट्स के बीच में आता सिग्मा बाय एप्सिलॉन और Q बाई A एप्सिलॉन,
और ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन, और ऐसा करने से हमारे पास ए एप्सिलॉन बाई डी ये कैपेसिटी आ जाती इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के। तो मैं यहां कैपेसिटी लिखूंगा, कैपेसिटी इन केस ऑफ ए मीडियम। कैपेसिटी एक मीडियम के केस में हम लोगों के पास सी एम से मैंने इसको लिखा सी मीडियम यानी कि, और ये हमारे पास आ जाएगी ए एप्सिलॉन बाई डी के इक्वल, और ये मैंने बताया कि हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, और वहां से एप्सिलॉन की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो के इंटू में एप्सिलॉन नोट आ जाती है, तो रिजल्ट आ जाता है के ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ए एप्सिलॉन नोट बाई डी हमारे पास कैपेसिटी है एयर वाले केस में, तो यानी कि इस मीडियम के केस में जो कैपेसिटी आएगी वो के टाइम्स आती है एयर वाले केस का। तो ये एक मीडियम के केस में कैपेसिटी है आपके पास, और ये एयर या वैक्यूम के केस में कैपेसिटी का रिजल्ट आता है। तो मैंने आप लोगों को एक टॉपिक छोड़ा था पेंडिंग वहां, जब मैंने कैपेसिटर के बारे में आप लोगों को बताना शुरू किया था कि कैपेसिटर कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए यहां से हम लोग पता करते हैं कि कैपेसिटर कौन कौन से पैरामीटर्स पर क्या करता है, या कैपेसिटी जो है आपकी वो कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ जो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला आया है मीडियम के केस में वो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ जाता है। अब देखिए एप्सिलॉन हम किसके लिए यूज करते हैं, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो इसका मतलब कैपेसिटी एक तो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि कौन सा मीडियम इन दो मेटालिक प्लेट्स के बीच में इंसर्टेड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक ये डिपेंड करेगी एरिया ऑफ द प्लेट पर, कि प्लेट्स का साइज कितना है, एरिया कितना है। दूसरा ये डिपेंड करती है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पर, कि प्लेट के बीच का क्या डिस्टेंस है। और एक ये डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पर, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा रहेगा उस मीडियम का। और साथ में ये इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इन मेटालिक प्लेट्स के आसपास कैसा मटेरियल प्रेजेंट है, कैसा मीडियम यहाँ प्रेजेंट है। तो देखिए इन पैरामीटर्स पर जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है। दोबारा से सुनिए कैपेसिटी कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी कि कैसा मीडियम वहाँ प्रेजेंट है और उसका क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है, बिटवीन द प्लेट्स कैसी मीडियम आपने कंसिडर की है क्या है। फिर साइज ऑफ द मेटालिक प्लेट्स पे कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करता है, और सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर्स या जो मेटालिक प्लेट्स हैं उनके बीच का क्या डिस्टेंस है, या हम ये भी कह देंगे कि आसपास में कौन सा मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये बात जरूर याद रखना आप लोग कि यहाँ नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर से कोई कनेक्शन नहीं है कैपेसिटी का। कैपेसिटी का कनेक्शन इस बात से नहीं है कि कंडक्टर कैसे मटेरियल का बना हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ, क्योंकि हमारे डेरिवेशन के अंदर ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए ये टॉपिक था आप लोगों का कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये आप लोग एयर के केस में कैपेसिटी याद रखोगे, और ये वाली जो कैपेसिटी है आपकी ये किसी मीडियम के केस में कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगले टॉपिक का नाम रहेगा हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम से हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे एनर्जी स्टोर की जाती है किसी कैपेसिटर के अंदर, और उस एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए यहां आप लोगों को बताया गया है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड की प्रेजेंस में जो भी वर्क डन होता है वो आप लोगों को पता है कि कौन सी एनर्जी की फॉर्म में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाता है। और यहाँ ये जो वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो देखिए फिर से हम लोग कंसिडर करेंगे, एक आपकी पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट है, मेटालिक प्लेट ए हमने इसको नाम दिया। दूसरी मेटालिक प्लेट आपकी कैसी है, नेगेटिव चार्ज मेटालिक प्लेट, और जो कि कैसी है अर्थिड है।
और यहाँ जो बी प्लेट है वो आपकी अर्थिड है, जो ए प्लेट है यहाँ वो इंसुलेटिंग है। ये हम लोगों को याद रखना होता है। यहाँ हम लोग इनके बीच में जो मीडियम कंसीडर करते हैं, एयर को या फ्री स्पेस या वैक्यूम हम ऐसे कंसीडर करते हैं, यहाँ मीडियम जो कंसीडर करेंगे, जिसकी जो परमिटिविटी है वो हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ जो ए का जो पोटेंशियल है वो हम लोग कितना मानते हैं, वी नॉट मानते हैं, और जो बी का पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है, क्योंकि जो आपकी बी साइड है यानी कि बी प्लेट है वो कैसी है, अर्थिड है, यहाँ वो अर्थ से हम लोगों ने क्या की है, कनेक्टेड की है। अब यहाँ इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है वो आप लोगों को पता है कितना आएगा, वी नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाता है, वी नॉट आ जाता है, और वो वी नॉट हम लोगों को पता है कि किसके बराबर आएगा। वी नॉट हम लोगों ने निकाला होता है कि ए इंटू में डी के इक्वल हमारे पास वी नॉट यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आ जाता है। अब देखिए हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग ये मानेंगे कि जो चार्ज है वो सप्लाई हुआ है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब जो ये चार्ज सप्लाई होगा, चार्ज का मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज, जो ये पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया जाएगा वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर सप्लाई किया जाता है, और जो आपके पास ये इंस्टॉलमेंट्स है, मान लीजिए डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ ट्रांसफर हुआ, तो हम लोग लिखेंगे लेट डी क्यू इज द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए। तो ऐसी कंडीशन में वर्क डन होगा, और ये वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखिए आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, जो हमारे पास वर्क बाय चार्ज का जो रिजल्ट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते कि हमारे पास जो वी नोट का रिजल्ट था डी डब्ल्यू बाई डी क्यू था, और डी डब्ल्यू का जो रिजल्ट है वो वी नोट इंटू में डी क्यू आ जाता है, वी नोट डी क्यू। तो देखिए मेरा कहने का मीनिंग ये है, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को बी से ए की तरफ ट्रांसफर करने के लिए, सप्लाई करने के लिए एटलीस्ट हम लोगों को इतना वर्क डन करना पड़ेगा, वी नोट इंटू में डी क्यू जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है ये हम लोगों को यहाँ करना होगा। इतना तो वर्क डन हम लोग क्या करेंगे, ताकि हम चार्ज को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, सप्लाई कर सके बी साइड से ए साइड की तरफ। अब पोटेंशियल की एक रिलेशन आप लिखते हो कि हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पोटेंशियल के, और क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, और यहां से जो v का रिजल्ट आ जाता है हम लोगों के पास वो q बाई सी आ जाता है। ये भी हम लोगों ने वहां स्टडी किया हुआ है। ऐसे ही हम लोगों के पास मान लीजिए मैंने माना कि यहाँ जो स्टार्टिंग में इस ए प्लेट के ऊपर जो चार्ज था वो q चार्ज था, तो इस कारण वहां पोटेंशियल कितना आ जाएगा, q बाई सी आ जाता है। तो देखिए यहाँ ऐसी कंडीशन में आप कंसीडर करोगे वी नोट की जगह पे q बाई सी इंटू में डी क्यू। ये हम लोगों ने माना है कि जो वर्क डन हुआ है। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना हम लोगों ने, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ लिमिट लेके चले। स्टार्टिंग में हम मानते हैं कि प्लेट बी से कोई चार्ज नहीं गया था यानी कि 0 चार्ज था, और प्लेट बी से जो मैक्सिमम चार्ज सप्लाई किया जा सकता है वो मान लीजिए कितना चार्ज सप्लाई किया जा सकता है, क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड फ्रॉम बी टू ए। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट of work done is W is equal to इंटीग्रेशन dw। और देखिए इंटीग्रेशन में आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिमिट कंसीडर करेंगे, और एक ये ध्यान रखना कि हम लोगों ने यहाँ कैपिटल क्यू ही लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन हम क्यू के अबाउट ही करेंगे, तो इसलिए चार्ज को हम क्या मानते हैं यहाँ कैपिटल क्यू से डिनोट कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन होगा क्यू बाई सी डी क्यू का, और देखिए इंटीग्रेशन कम से कम चार्ज कितना जाएगा 0, और मैक्सिमम चार्ज हम लोग सप्लाई मानते हैं कितना क्यू नॉट, तो 0 से क्यू नॉट हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन की लिमिट कंसीडर करते हैं।
अब यहाँ क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होना है, क्योंकि सी आपका एक तरीके से कांस्टेंट है, यानी कि कोफिशिएंट है, इसको हम लोग बाहर लेंगे। क्यू डी क्यू का जो इंटीग्रेशन आएगा, क्यू की पावर में एक ऐड होगा और डिवाइड के अंदर भी क्यू की पावर में क्या होगा, एक ऐड किया जाएगा। इसलिए जो इंटीग्रेशन आएगा हम लोगों के पास क्यू स्क्वायर बाई 2 आ जाता है और लिमिट रखेंगे 0 से क्यू नॉट। अब उसके बाद 1/2 बार आ जाएगा। एक बार आप क्यू की जगह पे क्यू नॉट रखोगे और दूसरी बार आप क्यू की जगह पे 0 लिखोगे, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 सी और क्यू नॉट स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और यहां से आप लोगों को पता है कि क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी, ये हमारे पास रिजल्ट बचेगा क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन का रिजल्ट आ जाता है। और आप लोगों को जैसा बताया गया है कि यहाँ जो वर्क डन है वो कौन सी एनर्जी की फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जाएगा। तो हम इसको W को लिखेंगे किसके बराबर, U के बराबर, जो कि हम लोगों के पास क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c के इक्वल आ जाता है। अब इस डेरिवेशन को हम वोल्टेज की टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में भी लिख सकते हैं, चार्ज कैपेसिटेंस की टर्म में भी लिख सकते हैं। सिर्फ हमने चेंजिंग कैसे करनी है कि क्यू हमारे पास c इंटू में v के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ क्यू नॉट की जगह पे क्या लिखूं, c इंटू में v नॉट लिखूं, तो ऐसा करने से हमारे पास, देखिए मैं क्यू नॉट की जगह पे लिखूंगा अब यहाँ c इंटू में v नॉट का स्क्वायर और डिवाइड में क्या है आपके पास 2c, तो c का स्क्वायर होगा, यहाँ एक c से एक c कैंसिल होगा, तो ऐसी कंडीशन में बच जाएगा हम लोगों के पास 1/2 c v नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में ये रिजल्ट आ जाता है। अब हम चाहे तो हम निकाल सकते हैं किसकी टर्म में, चार्ज की और पोटेंशियल की टर्म में रिजल्ट को, क्योंकि मैं यहाँ से c को लिख सकता हूँ क्यू नॉट बाई v के इक्वल लिख सकता हूँ, किसकी जगह पे, कैपेसिटी की जगह पे। और जैसे ही मैं कैपेसिटी की जगह पे क्या लिखूंगा, यहाँ हम क्यू नॉट बाई v को या v नॉट को लिखेंगे और इनटू में क्या होगा हम लोगों के पास v नॉट का स्क्वायर होगा। मैंने c की जगह पे क्या लिखा, क्यू नॉट बाई v नॉट लिखा है, एक v नॉट से एक v नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है 1/2 क्यू नॉट इनटू में v नॉट। तो इस तरीके से ये हमारे पास तीन रिजल्ट पॉसिबल है। एक तो ये रिजल्ट आपका क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, और एक हमारे पास 1/2 c v नॉट स्क्वायर, और एक हमारे पास 1/2 क्यू नॉट v नॉट। ये आपके पास तीन रिजल्ट यहाँ जो एनर्जी स्टोर होती है किसी कैपेसिटर के अंदर, उसके रिजल्ट आ जाते हैं हम लोगों के पास। और देखिए इस रिजल्ट को चाहे तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, और डायरेक्टली इस रिजल्ट को हम लोग कैसे निकालते, जो आपका प्लेट ए पे पोटेंशियल है वो कितना है, v नॉट पोटेंशियल। मैं डायरेक्टली अगर इस रिजल्ट को निकालता तो कैसे निकालता उसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास प्लेट ए पे पोटेंशियल कितना था, v नॉट, बी पे पोटेंशियल कितना था, 0। इनका एवरेज हमारे पास कितना हो जाएगा, v नॉट प्लस 0/2, यानी कि v नॉट बाई 2। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अब पोटेंशियल की प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, चार्ज के साथ। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास, जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है v नॉट बाई 2, इसकी प्रोडक्ट कर दोगे आप किससे, मैक्सिमम चार्ज से, यानी कि क्यू नॉट से। तो क्यू नॉट v नॉट बाई 2, यानी कि ये वाला रिजल्ट हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन से हम निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम इस तरह के रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो देखिए कैपेसिटर के अंदर ये एनर्जी स्टोर होगी। अब आप लोगों को पता है कि इस कैपेसिटर को हमने किसी पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ जोड़ा होगा, यानी कि किसी बैटरी के साथ, किसी न किसी जो एनर्जी सोर्स के साथ जोड़ा है। अब मान लीजिए मैंने इस कैपेसिटर को जोड़ा है किसके साथ, एक बैटरी के साथ, और वो बैटरी क्या करती है, यहाँ v नॉट पोटेंशियल डिफरेंस को रखती है, और कितना चार्ज सप्लाई करती है, वो मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज को सप्लाई करती है। तो यहां वर्क डन कितना होता है क्यू नॉट चार्ज को सप्लाई करने के लिए, इन केस ऑफ ईएमएफ सोर्स बैटरी सेल के केस में वर्क डन। तो वर्क डन कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, क्यू नॉट इनटू v नॉट आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ टर्मिनल्स के बीच में v नॉट है। कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है, ये क्यू नॉट चार्ज को सप्लाई करता है
तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चार्ज की प्रोडक्ट किसके साथ, पोटेंशियल के साथ, तो इतना वर्क डन आ गया। लेकिन कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी गई, 1/2 क्यू नॉट वी नॉट जाती है। तो कैपेसिटर में तो सिर्फ आधी एनर्जी स्टोर हुई, बाकी आधी एनर्जी कहां गई। देखिए एक सेल ने एक बैटरी में इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है, यानी कि सेल के द्वारा तो इतना काम किया गया है, इतना वर्क डन किया गया है, क्यू नॉट वी नॉट वर्क डन किया गया है, लेकिन उसका आधा ही जो एनर्जी है, आधा वर्क डन जो है वो किसके पास पहुंच पाया, कैपेसिटर के पास पहुंच पाया। यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो आधी एनर्जी स्टोर हुई, बाकी आधी एनर्जी कहां जाती है, तो बाकी आधी एनर्जी कहां जाएगी, एक तो वायर्स जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट को प्राप्त करती है, वायर्स जो हीट प्राप्त करती है थर्मली, और दूसरा जो वर्क डन है किसके लिए, चार्ज को सप्लाई करने के लिए, या भी कह सकते हो करंट को मेंटेन करने के लिए सर्किट के अंदर जो वर्क डन होगा। तो इस तरीके से जो यहाँ वर्क डन है वो हीट की फॉर्म में या करंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ जाता है, कुछ जो पोर्शन है वर्क डन का, बाकी कुछ वर्क डन जाएगा किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। तो इस तरीके से भले ही किसी सेल के द्वारा वर्क डन ये किया जाता है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर जो वर्क डन है आपका, या कैपेसिटर के जो अंदर जो एनर्जी है वो 1/2 क्यू नॉट वी नॉट है, यानी कि आधी एनर्जी ही कैपेसिटर ले पाया किसी सेल से या बैटरी से, बाकी जो आधी एनर्जी है वो करंट को मेंटेन करने में या चार्ज को मेंटेन करने में, या फिर आप कह सकते हो कि जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट है उसके कारण यहाँ जो आधी एनर्जी का वेस्टेज हो जाता है। दूसरा हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में कुछ एनर्जी चली जाती है, तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो खर्च की जाती है किसी कैपेसिटर के अंदर या किसी सेल या बैटरी के द्वारा। तो ये आपका एनर्जी का कंसेप्ट है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो आज के यही आप लोगों के कंसेप्ट थे, टॉपिक थे। आप सभी का धन्यवाद।